In this question it is given that there is a 10 watt source. So एक हमारे पास स्मॉल 10 वाट सोर्स है यूवी लाइट का, जिससे वेवलेंथ है निकल के आ रहा है 99 नैनोमीटर, और इसका पावर दिया हुआ है 10 वाट। ठीक है, और ये एक मेटल सरफेस से 0.1 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, और यहाँ पे जो मेटल है उसका एटम्स जो होता है, एक एक एटम्स, उसका रेडियस भी दिया हुआ है। द रेडियस ऑफ द एटम, रेडियस ऑफ एटम जो दिया हुआ है, सपोज इसको ए बोल देते हैं, तो ये है 0.05 नैनोमीटर। ठीक है, देन फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग एन एटम पर सेकेंड। तो पहले हमें निकालना है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फोटॉन्स विच इज स्ट्राइकिंग एन एटम पर सेकेंड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें n/t निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस सोर्स से इधर इंटेंसिटी कितना गिर रहा है वो निकालना है। तो इंटेंसिटी विच इज फॉलिंग ऑन द सरफेस, इंटेंसिटी फॉलिंग ऑन द सरफेस, और हमें पता है कि इंटेंसिटी होता है P/4πr², राइट। सो यहां से हम लोग को मिल जाएगा P इज 10 वाट डिवाइडेड बाय 4πr², मतलब 4π इंटू 0.1 स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 10 वाट। इसको एक बार ऐसे ही छोड़ देते हैं, लास्ट में एक साथ आंसर लिख लेंगे। और उसके बाद हमें निकालना होगा पावर फॉलिंग ऑन दिस एटम। नाउ पावर फॉलिंग ऑन एन एटम, तो यहाँ पे जो एटम है उसमें पावर कितना गिर रहा है, तो पावर जो गिर रहा है दैट विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी फॉलिंग मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ एटम। सो दैट विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द एटम। ठीक है, तो ये कितना होगा, इंटेंसिटी हमें ऑलरेडी निकाला है। ठीक है, एरिया ऑफ एटम निकालने के लिए हमें रेडियस गिवन है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 10 डिवाइडेड बाय 4π 0.1 होल स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ एटम जो है वो है पाई इंटू 0.05 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁹ होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 0.05 नैनोमीटर जो है वो एरिया दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया पावर फॉलिंग ऑन द एटम। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग द एटम पर यूनिट टाइम। So number of photons striking the atom per unit time is defined as power divided by energy of the photon. ठीक है, ये हमने पहले भी देखा है। तो यहाँ पे n/t is equal to p/e। तो p जो पावर फॉलिंग ऑन द एटम ये है, और E जो है वो है hc/λ। तो पहले E का वैल्यू लिख लेते हैं। E is hc/λ, दैट इज 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। hc का वैल्यू डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा इज 99 नैनोमीटर। ठीक है, अब क्योंकि ये सब कुछ ऐसा ही यूनिट में है तो इसको हम लोग लिख देंगे 1240 डिवाइडेड बाय 99 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बस अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो जैसे इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4π 0.1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू 0.05 होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁹ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1240 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय 99। तो जैसे ही ये सारे वैल्यूज को आप कैलकुलेट करेंगे ये आपको 5/16 मिल जाएगा। तो द नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग द मेटल प्लेट पर यूनिट टाइम, और यू कैन से नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग द एटम पर यूनिट टाइम इज 5/16। ओके, now the next part of the question is find the number of photoelectrons emitted per unit area per second if the efficiency of liberation of the photoelectron is 1 second। ठीक है, अब इसमें हम लोग को क्या बोल के रखा है कि एफिशिएंसी ऑफ लिबरेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड है, तो कितना फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ओके, तो सबसे पहला चीज इस बार हम लोग को जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो n/t नहीं चाहिए, n/at चाहिए। तो n/at जो आएगा वो इन सब में ये जो एरिया वाला टर्म है ये नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो n/at का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.1 होल स्क्वायर। यहाँ से ये पाई पाई कैंसिल हो गया है। 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, नहीं पाई पाई कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इस बार ये पाई तो आना ही नहीं है, तो ये पाई कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये पाई भी एक रह जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 0.1 होल स्क्वायर, ये तो हो गया पावर। ठीक है,
मल्टीप्लाइड बाय एरिया नहीं लिखना है, तो सिर्फ एनर्जी लिखना है। तो 1/E इज 99 डिवाइडेड बाय 1240 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये सारे में से सिर्फ ये मैंने एरिया हटा दिया है, ठीक है। तो ये n/80 हो गया। बट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितना इजेक्ट होगा, तो बोल रहा है अगर 100 फोटोन गिरता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा, 1/100 इंटू n/80। तो जैसे ही यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 10⁻20 डिवाइडेड बाय 80 पाई। In this question, it is given that the surface of cesium is illuminated with a monochromatic light of various wavelengths and the stopping potentials for the wavelength are measured. Okay, तो stopping potential versus frequency का ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। The result of this experiment is plotted in the figure. Then estimate the value of the work function of cesium and the Planck's constant. ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 0.49 है। सो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.49 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद हमें निकालना है वर्क फंक्शन इससे। तो यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो यहाँ पे जो y एक्सिस है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट जो होता है फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ का, तो y इंटरसेप्ट से हमें क्या मिलता है, phi/e मिलता है। तो phi/e का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 2। तो यहां से phi का वैल्यू है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो वर्क फंक्शन हमें मिल गया इस क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें h का वैल्यू निकालना है। तो क्योंकि हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गया है और हमें वर्क फंक्शन भी मिल गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू h इंटू एफ, ठीक है। अब यहाँ पे f का वैल्यू पुट कर देंगे 0.49 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। अब क्योंकि h हम लोग ऐसा यूनिट में निकालेंगे, तो हम लोग इस 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 0.49 into 10⁻15 is equal to h, ठीक है। So this will come out to be approximately 6.53 into 10⁻⁻34। okay, तो यहाँ से हमें h का वैल्यू मिल जाएगा। In this question it is given that when photons of energy 4.25 electron volt strike the surface of a metal A, तो ये सरफेस है मेटल A का और यहाँ पे एक फोटोन स्ट्राइक कर रहा है जिसका एनर्जी दिया हुआ है 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी TA इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से निकल के आ रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्स का वैल्यू दिया हुआ है TA एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ उसका दिया हुआ है लैम्डा ए। तो इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा ए और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है TA। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड फ्रॉम अनदर मेटल, तो ये फर्स्ट मेटल था, ये सेकंड मेटल है और इस मेटल पे पहले 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक किया है और जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है वो उसका काइनेटिक एनर्जी TB है और TB का वैल्यू TA-1.5 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि लैम्डा जो निकल के आ रहा है इससे वो है लैम्डा बी, जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है उसका वेवलेंथ है लैम्डा बी और लैम्डा बी होता है या गिवन है 2 लैम्डा ए। तो मुझे इस प्लेट का वर्क फंक्शन निकालना है, इस प्लेट का वर्क फंक्शन निकालना है और Ka और Kb का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको यूज करेंगे कि लैम्डा बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा ए। अब अगर लैम्डा बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा ए, ना वेवलेंथ होता क्या है, वेवलेंथ इज h अपॉन अंडर रूट 2m k, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे h अपॉन अंडर रूट 2m, मास तो इलेक्ट्रॉन ही है दोनों में, k। अब काइनेटिक एनर्जी जो है इसका TB है,
और यहाँ पे 2 टाइम्स लैम्डा ए हो जाएगा h/√2m/TB। अब ये सारे वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगे, यहां से हम लोग को मिल जाएगा, सॉरी ये TA था, यहां से हमें मिल जाएगा TA इज इक्वल टू 4TB। ठीक है, TA इज इक्वल टू 4TB। ठीक है, अब एक बार हमें ये वैल्यू मिल गया, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या गिवन है, TB जो है TA-1.5 है, तो TB इज इक्वल टू TA, that is 4TB minus 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से हम लोग को मिल जाता है 3TB इज इक्वल टू 1.5, मतलब TB का वैल्यू आ जाता है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये TB का वैल्यू आ गया तो TA का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो TA का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 4TB मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो हमने पहले क्या निकाल लिया, हमने TA और TB निकाल लिया। अब तो बस आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन लगाना है, तो पहले हम लोग प्लेट ए पे लगा देंगे। प्लेट ए पे हम लोग आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाएंगे तो ये बन जाएगा E इज इक्वल टू 5 प्लस KE मैक्स, और यहां से हम लोग को फाई का वैल्यू निकालना है, तो E का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 4.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फाई हमें निकालना है, KE मैक्स हमने ए के लिए देखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका मतलब वर्क फंक्शन पहले मेटल का कितना होगा, 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, और अगर हम लोग दूसरे मेटल को देखें तो दूसरे मेटल में जो एनर्जी गिर रहा है वो 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसका मतलब प्लेट बी में अगर हम लोग आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन लगाएंगे तो वो हम लोग को मिलेगा E इज इक्वल टू 5 प्लस KE मैक्स, और E का वैल्यू 4.7 है दिस टाइम, एंड फाई का वैल्यू हमें निकालना है मेटल प्लेट बी का, और इसका जो KE मैक्स है वो सिर्फ 0.5 है, तो यहाँ से हम लोग को फाई का वैल्यू मिल जाएगा 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने ये तीनों पार्ट का आंसर निकाल लिया। पहला पार्ट का आंसर है 2.25, दूसरे पार्ट का है 4.5 और सॉरी 4.2, और इस पार्ट का आंसर है 0.5, इसका 0.5 और इसका 2। ओके, an electron of mass m and charge E initially at rest gets accelerated by a constant electric field E, then what is the rate of change of de Broglie wavelength of this electron at time t? तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया है जिसका मास है m और उसका चार्ज है E। ठीक है, और वो इनिशियली रेस्ट पे है एंड इट गेट्स एक्सेलरेटेड बाय अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E में वो एक्सेलरेट हो रहा है, और हमें पूछ रहा है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ de Broglie वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एट टाइम t। ओके, तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन होगा E/m। कैसे, बिकॉज F इज इक्वल टू m है, और F का वैल्यू है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई E, तो E इज इक्वल टू m, A इज इक्वल टू E/m। ठीक है, तो हमने यहाँ सबसे पहले क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब एक बार एक्सेलरेशन निकाल लिया तो हमने यहाँ से V निकाल लेंगे। V कितना होता है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं V इज इक्वल टू U कितना है 0 प्लस A कितना है E/m इंटू T। अच्छा, T का वैल्यू यहाँ पे लिख दिया हमने। अब लैम्डा क्या होता है, H/mv। अब m इंटू वी के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, E/m इंटू T। m कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू H/EET। अब लेकिन क्वेश्चन में वेवलेंथ नहीं पूछा है, क्वेश्चन में तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेवलेंथ पूछा है, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और ये बन जाएगा डी लैम्डा बाई डी टी इज इक्वल टू -h बाई EE t², क्योंकि t पावर -1 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, -1 t पावर -1 दैट इज -1 बाई t²। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेवलेंथ विल बी इक्वल टू -h बाई EE t²। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा था व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ de Broglie वेवलेंथ, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ de Broglie वेवलेंथ इज -h बाई
capital E T square. In this question, it is given that assume that a particle cannot be confined to a spherical volume of diameter less than de Broglie wavelength of the particle. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल को हम लोग एक स्फीयर के अंदर कॉन्फाइन नहीं कर सकते हैं जिसका डायमीटर इज लेस देन द de Broglie wavelength ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, तो estimate the minimum kinetic energy of a proton confined to a nucleus of diameter 10 raised to power minus 14 मीटर में है. तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एक प्रोटॉन का पूछ रहा है कॉन्फाइंड टू अ न्यूक्लियस ऑफ डायमीटर 10 raised to power minus 14 मीटर. तो बेसिकली हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है द वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन. अब de Broglie वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन कितना होगा, h अपॉन अंडर रूट 2m के. अब इस वेवलेंथ को हम लोग किसके बराबर कर देंगे, 10 raised to power minus 14 मीटर के. तो यह बन जाएगा 10 raised to power minus 14 मीटर इज इक्वल टू, तो ये यहां से हम लोग लिख देंगे 6.63 इंटू 10 raised to the power minus 34 डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10 raised to the power minus 27 kg. ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय के. अब इसको हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं तो ये यहां से बन जाएगा 2 इंटू 1.67 इंटू 10 raised to the power minus 27 मल्टीप्लाइड बाय के इज इक्वल टू 10 raised to power minus 28 इंटू 6.63 होल स्क्वायर इंटू 10 raised to the power minus 68. तो यहां से k का वैल्यू आ जाएगा, सॉरी ये 10 raised to the power 28 होगा और यहां से आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 13 मैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख देता हूं. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा 8.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, यहां से आंसर जूल में आएगा. आई हैव कन्वर्टेड इट टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, यहां से आंसर जूल में आएगा. अ हाइड्रोजन एटम इज इन द 5th एक्साइटेड स्टेट. तो एक हाइड्रोजन एटम जो कि 5th एक्साइटेड स्टेट पे है, मतलब n equal to 6. When the electron jumps to the ground state, the velocity of the recoiling hydrogen atom is this meter per second and the energy of the photon is this electron volt. Okay. तो हमें पता है कि जब ट्रांजिशन होता है, सो सपोज ये 6 है, ये 1 है. सपोज ट्रांजिशन होता है 6 से 1. ठीक है, तो रेडिएशन एमिट होता है, लेकिन रेडिएशन तो मोमेंटम भी कैरी करता है. ठीक है, अब इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम को तो 0 होना पड़ेगा. पहले तो कोई रेडिएशन था नहीं, जब तक यहां से ये ट्रांजिशन नहीं हुआ था तो कोई मोमेंटम नहीं था, कोई रेडिएशन नहीं था. लेकिन जैसे ही ये ट्रांजिशन हुआ एक रेडिएशन निकला, बट वी नो दैट रेडिएशन कैरीज मोमेंटम. अब ये मोमेंटम कैरी करेगा आगे के तरफ, तो इसको पीछे रिकॉइल होना ही पड़ेगा, क्योंकि नेट मोमेंटम कंजर्व्ड रहना है, क्योंकि यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं. तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल. अब इनिशियल मोमेंटम तो 0 है. फाइनली सपोज ये v वेलोसिटी से रिकॉइल किया है तो हम लोग लिख देंगे माइनस mv इसका मोमेंटम होगा. और यहाँ से जो वेवलेंथ निकला है सपोज लैम्डा है, तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे h बाई लैम्डा इसका मोमेंटम होगा. ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि यहां से यहां तक जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, उतना एनर्जी टोटल हमारे पास अवेलेबल है. लेकिन ये इसके पास कुछ वेलोसिटी आया, मतलब इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आया. इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आने से क्या हो रहा है कि ये जो टोटल एनर्जी था, जैसे जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस पहले हम लोग क्या बोलते थे कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है यही वेवलेंथ निकल के आता है, यही एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन अब ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका एनर्जी जो है, एनर्जी डिफरेंस, उसका कुछ भाग तो इस एटम को मिल जाता है. अगर कुछ पोर्शन इस एटम को मिल गया तो इसको थोड़ा कम मिलता है. इसीलिए जो वेवलेंथ निकल के आता है वो एक्चुअली जो है, या जो एनर्जी निकल के आता है वो इन दोनों के डिफरेंस से थोड़ा कम होता है एक्चुअली में. ठीक है, बट इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको
नेग्लेक्ट कर देंगे, इस वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर देंगे और हम लोग मान लेंगे कि ये जो वेवलेंथ निकला है वो उतना ही है जितना कि अगर ये रिकॉइल नहीं होता वो तब होता। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा फर्क नहीं आता है, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे mv इज इक्वल टू h बाय लैम्डा और v इज इक्वल टू h बाय m लैम्डा। अच्छा, अब हमें ये भी पता है कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, तो उसमें वन बाय वेवलेंथ हम रिडबर्ग इक्वेशन से लिख सकते हैं। तो h बाय एम इंटू वन बाय लेमडा कितना होता है, r मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर, अब जेड वन है, इंटू वन बाय एन वन स्क्वायर मतलब वन बाय वन माइनस वन बाय एन टू स्क्वायर मतलब 36। तो यहां से हम लोग को मिल जाता है वेलोसिटी का वैल्यू होगा 5r h बाय 36m एंड दैट विल बी इक्वल टू 4.26 मीटर पर सेकेंड। मैंने सारा वैल्यूज यहाँ पुट कर दिया है और इससे आंसर आता है 4.26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और पूछा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, तो जो फोटोन निकलेगा उसका एनर्जी कितना होगा। तो 1 से 6 का जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन फ्रॉम 1 टू 6, ट्रांजिशन फ्रॉम 1 टू 6, अब 1 टू 6 का जो ट्रांजिशन है उसमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो पहले वाले का एनर्जी है, और 6 में कितना एनर्जी होगा, तो 6 का एनर्जी है -0.37। ठीक है, जब हम लोग इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हम लोग का जो एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा, तो एनर्जी का जो वैल्यू आएगा विल बी इक्वल टू 0 पॉइंट और यू कैन से -0.37 माइनस ऑफ -13.6। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 13.2, मैं अप्रोक्सीमेट लिख रहा हूँ, 13.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है, ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। ओके, सो जो एनर्जी निकल के आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। ठीक है, तो इस एक्चुअली इससे थोड़ा कम होगा, एक्चुअली इट विल बी लेस देन दिस, इट विल बी लेस देन दिस। ठीक है, अगर हम लोग इस रिकॉइल वेलोसिटी का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको भी कंसीडर करें तो इसका जो वेवलेंथ निकल के आएगा वो इस, या जो एनर्जी निकल के आएगा वो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, तो आंसर तुम अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नियरली इक्वल टू 13.2। ठीक है, अगर इसको डिराइव भी करना है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्चुअल इक्वेशन ऐसा बनेगा, जीरो इनिशियल मोमेंटम माइनस एम वी प्लस एच बाय सपोज लैम्डा डैश वेवलेंथ निकला है। ठीक है, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जो एनर्जी डिफरेंस है, अगर वही वेवलेंथ निकल के आता तो एनर्जी डिफरेंस का वैल्यू होता है एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, बट एक्चुअली में निकल के आया है लैम्डा डैश, तो फाइनली एनर्जी जो है एच सी बाय लैम्डा डैश है, लेकिन साथ में एक हाफ एम वी स्क्वायर भी है क्योंकि ये एटम रिकॉइल किया है वी से। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। if you neglect this you will get lambda is equal to lambda dash, if you neglect this you will get lambda is equal to lambda dash, तब कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी है कंपेयर टू दिस टू। ओके, तो आंसर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4.26 और 13.2 अप्रोक्सीमेटली। In this question, it is given that an electron joins a helium nucleus to form a He plus ion in ground state। तो हमारे पास एक हीलियम न्यूक्लियस है। हीलियम न्यूक्लियस का मतलब होता है डबली आयनाइज्ड हीलियम। तो ये एक डबली आयनाइज्ड हीलियम है और इसमें अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इससे कंबाइन करके, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रहा है He प्लस पे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो एक इलेक्ट्रॉन आया उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा, क्योंकि वो ग्राउंड स्टेट में बना है तो उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हो जाता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर, दैट इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एनर्जी हो जाता है उस इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जो कि यहाँ पे आया। अब एनर्जी घट रहा है, ये माइनस नेगेटिव है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। जब यहां से यहां ये जा रहा है तो एक फोटोन निकलेगा, तो हमें उस फोटोन का वेवलेंथ चाहिए। अब
इसका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर एंटरिंग और बिफोर कंबाइनिंग कितना था? 0 था। क्वेश्चन में बोल रहा है कि the wavelength of the photon emitted in the process if the electron is assumed to have had no kinetic energy when it combines with the nucleus. तो before combining kinetic energy of electron कितना था? 0 था। तो अगर kinetic energy 0 था, इसका मतलब जो भी यहाँ पे लॉस हुआ है एनर्जी का, वही यहाँ पे फोटोन बन के निकल के आ जाएगा। ठीक है, so therefore the energy of photon emitted is also 54.4। एनर्जी ऑफ फोटोन, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है, यहां से एनर्जी घटा है तो वो एनर्जी कहां गया? वो फोटोन बन गया। द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड इज इक्वल टू 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे हमें मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय 54.4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 22.8 नैनोमीटर। In this question, they are asking determine the number of lines in the Paschen series which have a wavelength greater than 1000 nanometer. तो by Rydberg equation हमें पता है 1 by lambda is r into z square. When they have not mentioned anything, we will assume that the z is 1, that is the hydrogen atom. Okay, so r into 1 into, now Paschen series starts from n equal to 3. So I'll write 1 by 3 square, that is 1 by 9 minus 1 by n square. And we know that the value of r is 1.097 into 10 raised to the power 7. Okay, so from this you will get lambda is equal to n square minus 9, or first I'll write 1 by lambda is equal to n square minus 9 divided by 9n square into r, right? So from this we will write lambda is equal to 9n square divided by n square minus 9 into r. Okay, so once we have got the value of lambda, now we will check. Okay, so lambda has to be greater than 1000. Now you know that as the line increases, energy increases and wavelength decreases. So wavelength keeps on decreasing, right? So the first line will have the maximum wavelength and the last line will have the minimum wavelength. So first line will have maximum wavelength and last line will have minimum wavelength. Okay, in fact, if you remember, 1 by r value is actually 91 nanometer. 1 by r value is 91 nanometer. So I will write lambda is equal to 91 nanometer into 9n square divided by n square minus 9. Now I'll check for different values of n. For example, if n is 4, because n will start from 4, because 3 to 4, 3 to 5. Okay, so if n is 4, then the answer will be lambda is equal to 91 into 9 multiplied by 4, sorry, 9 multiplied by 16 divided by 16 minus 9. Now 16 minus 9 will be how much? 7, and this will come out to be nearly equal to 1870 something nanometer. So let us write 1872 nanometer. Okay, so this is more than 1000. Now if n is equal to 5, then we will write lambda is equal to 91 into 5 square is 25, okay, divided by, so into 9 divided by 25 minus 9. Now what is 25 minus 9? 16. Okay, so this will come out to be nearly equal to 1280 nanometer. I'm just writing the approximate value. Now again, if n is equal to 6, then you will get lambda is equal to 91 into 6 square is 36 and 9 multiplied by 36 in divided by 36 minus 9. Now 36 minus 9 is 27. Okay, so from this you will get nearly equal to 1087 nanometer. I'm just writing the approximate value. So if n is equal to 7, then lambda is equal to 91 multiplied by 9
into 7 square is 49, divided by 49 minus 9 is 40, and this will be nearly equal to 1003 nanometer. So obviously after this definitely it will decrease below 1000. So you will say that there can be 4 maximum number of lines for which the wavelength is greater than 1000 nanometer. Okay, you can also remember the values. If you can remember, that is very helpful for your exam. So for Paschen series, I'll write the values here of energy and wavelength. So the first line, that is 3 to 4, energy is 0.66 and wavelength is approximately 1878 nanometer. I'm just writing the approximate value so that you get an idea. Then 3 to 5, the energy is 0.97 and the wavelength is 1280 nanometer. Again, this is an approximate value. Then 3 to 6, the energy is 1.13 or 1.14 also somewhere they write, and wavelength is approximately 1087 nanometer. So you can remember these energy values and wavelength, because every time you calculate it will come out to be the same value. So it's better that you remember it. It will be very, very beneficial for your exam. Okay. In this question, it is given that 3 energy levels of an atom are shown in the figure. The wavelength corresponding to the 3 possible transitions are lambda 1, lambda 2 and lambda 3. Then the value of lambda 3 in terms of lambda 1 and lambda 2 is given by. So you know that E3 minus E1 can be written as E3 minus E2 plus E2 minus E1. सी ये E2 E2 कैंसिल हो जाएगा, E3 minus E1 ही मिल जाएगा. बट E3 minus E1 is the energy difference between the third and the first orbit. तो wavelength emitted lambda 3 है, तो यहाँ से this can be written as energy difference is the energy of the photon emitted, right? So hc by lambda 3 is the energy difference between these two orbits. ठीक है. Similarly E3 minus E2 जो है वो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है hc by lambda 1. ठीक है. और E2 माइनस E1 जो यहां से मिल रहा है वो है hc by lambda 2. ठीक है. बस यहां से 1 by lambda 3 will be equal to 1 by lambda 1 plus 1 by lambda 2. अब they are asking you the value of lambda 3 in terms of lambda 1 and lambda 2. So you will write lambda 3 is equal to lambda 1 lambda 2 divided by lambda 1. Sorry. From this you will get, yes, lambda 1 lambda 2 divided by lambda 1 plus lambda 2. So ये हमारा आंसर होगा. A single electron orbits a stationary nucleus of charge Zi, where Z is a constant and E is the electronic charge. तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्टेशनरी न्यूक्लियस को ऑर्बिट कर रहा है जिसका न्यूक्लियर चार्ज Z है, और ये ऐसे ऑर्बिट कर रहा है और बोल रहा है इट रिक्वायर्स 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बोर ऑर्बिट टू द थर्ड बोर ऑर्बिट. सो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 3 पे जाना है, मतलब कि फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है. ठीक है. और उसके लिए 47.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. तो अगर ये हाइड्रोजन एटम होता तो इन अ हाइड्रोजन एटम E2 माइनस E3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 13.6 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1/4 माइनस 1/9, है ना. और ये जो वैल्यू आता है ये 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है. ठीक है. ये हाइड्रोजन एटम के लिए. अब 1.89 इंटू जेड स्क्वायर जो है वो 47.2 दिया हुआ है क्वेश्चन में. तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा जेड का वैल्यू 36. अब एक बार जेड का वैल्यू आ गया तो यहां से जेड स्क्वायर का वैल्यू 36, तो जेड का वैल्यू यहां से आ जाएगा 6. सॉरी, यहां से जेड का वैल्यू 25, जेड स्क्वायर का वैल्यू 25 होगा और जेड का वैल्यू यहां से आ जाएगा 5. ओके, सो जेड विल बी 5. सो द वैल्यू ऑफ जेड विल बी 5. ओके, नाउ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थर्ड टू द फोर्थ ऑर्बिट. So now what they are asking is what is the energy required to excite the electron from the third to the fourth orbit. अब थर्ड से फोर्थ ऑर्बिट जाना है, थर्ड से फोर्थ ऑर्बिट जाना है. ठीक है. तो
थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी होता है -13.6, ठीक है। E4 माइनस E3 हम लोग करते हैं, तो E4 माइनस E3 विल बी इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, दैट इज 25 इंटू 1/4 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हम लोग को मिल जाएगा 13.6, तो इसको लिख सकते हैं, ये वैल्यू जो आता है ये आएगा 0.66 मल्टीप्लाइड बाय 25, ठीक है, क्योंकि E4 माइनस E3 फॉर अ हाइड्रोजन एटम 0.66 होता है। दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर कर दिया ताकि हम लोग को इस गिवन एटम के लिए एनर्जी मिल जाए, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगा 16.2 और यू कैन से 16.5, ठीक है। तो ये एनर्जी आ जाएगा 16.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 से 4 का। तो ये एनर्जी जो आएगा वो आएगा 16.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू इंफिनिटी। अब फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी लेके जाने के लिए, हाइड्रोजन एटम को कितना चाहिए होता है? हाइड्रोजन एटम को चाहिए होता है 13.6। अब अगर हाइड्रोजन एटम को 13.6 चाहिए होता है तो इस गिवन एटम को कितना चाहिए होगा? गिवन एटम को चाहिए होगा 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 25 एंड दैट विल कम आउट टू बी 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ओके, उसके बाद ये हो गया 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर अगला है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी एंड द एंगुलर मोमेंटम इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम ही होता है। तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी होगा 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 25 एंड दैट इज इक्वल टू 340 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है जो कि डबल होता है काइनेटिक के और नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा -680 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जेड पे डिपेंड ही नहीं करता है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल, वो हमेशा NH/2π ही होता है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा 1h/2π, ठीक है। जब वैल्यूज आप लोग पुट कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट जो है क्वेश्चन का, सॉरी फिफ्थ पार्ट जो है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। अब रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट जो होता है वो होता है 0.529 मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे फर्स्ट बोर ऑर्बिट का मतलब n का वैल्यू 1 है, तो रेडियस जो आएगा वो आएगा 0.529 डिवाइडेड बाय 5 एंगस्ट्रॉम। सो दिस इज नियरली इक्वल टू 0.105 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। ओके, in this question it is given that there is a black body which is radiating at a certain temperature T1 and the wavelength having the maximum intensity of radiation equals 900 nanometer. So that means temperature T1 पे जो wavelength corresponding to maximum intensity आता है वो है 900 नैनोमीटर। अब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया है फ्रॉम T1 टू T2, सो नाउ द टेम्परेचर इज इंक्रीज टू T2, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर को T1 से T2 इंक्रीज कर दिया है तो टोटल रेडिएशन इंक्रीजेस 16 टाइम्स। नाउ इफ यू रिमेंबर व्हाट इज स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ क्या होता है? स्टीफेंस लॉ इज dQ/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। सो अगर टोटल रेडिएशन जो एमिट हो रहा है वो 16 टाइम्स बढ़ रहा है तो टेम्परेचर 2 टाइम्स बढ़ेगा, क्योंकि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। सो टेम्परेचर इंक्रीजेस 2 टाइम्स, इसका मतलब T2 इज इक्वल टू 2T1। अब विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हमें यह भी पता है कि लैम्डा m इंटू टी कॉन्स्टेंट होता है, तो इसका मतलब अगर टेम्परेचर डबल हो गया तो ये हाफ हो जाएगा, तो इसका मतलब न्यू लैम्डा m जो है वो 450 नैनोमीटर हो जाता है। ओके, अब यहां पे बोल रहा है कि द पीक रेडिएशन एट T2, ये वाला, इज केपेबल ऑफ इजेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ सरफेस। तो ये वाला वेवलेंथ जब हम लोग इंसिडेंट कराएंगे तो
फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक सरफेस से और उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी दिया हुआ है। तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं इसका एनर्जी क्या है। तो इसका एनर्जी है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 450 नैनोमीटर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली। और एक बार E का वैल्यू आ गया, अब हम लोग आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगाएंगे। तो E इज इक्वल टू 5 प्लस के ई मैक्स। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं के ई मैक्स कितना दिया हुआ है। तो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज द सेम एज द एनर्जी ऑफ फोटोन दैट वन गेट्स when one electron in the m shell of hydrogen atom jumps to l shell। मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रॉन m शेल से n शेल जाता है, तो ये है k शेल, l शेल, m शेल। m शेल से l शेल जाता है तो जितना एनर्जी ऑफ फोटोन निकलता है उतना ही के मैक्स है। अब ये m से l जो लाइन है, ये तो फर्स्ट लाइन है बाल्मर सीरीज का, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। अब फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब होता है 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कैसे निकालेंगे? क्योंकि थर्ड लाइन का जो एनर्जी होता है वो होता है -0.85, सॉरी -1.51, और सेकेंड लाइन का जो एनर्जी होता है वो होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को डिफरेंस करने से 1.89 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास E का वैल्यू है 2.75, फाई हमें निकालना है और के ई मैक्स है 1.89। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाई का वैल्यू आ जाएगा 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे जो वर्क फंक्शन हमें पूछा गया है उसका वैल्यू आएगा 0.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। In this question it is given that which level of the doubly ionized lithium has the same energy as the ground state energy of the hydrogen atom and find the ratio of the two radii of the corresponding orbits। तो डबली आयनाइज्ड लिथियम है हमारे पास Li2+। अब दिस इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ हाइड्रोजन लाइक एटम, बट इसमें जो एनर्जी होता है वो होता है जेड स्क्वायर टाइम्स। तो एनर्जी इज एनर्जी ऑफ एनी लेवल, एनर्जी ऑफ एनी लेवल is z square times energy of that level of hydrogen atom, energy of that level of hydrogen atom। ठीक है, अच्छा, अब हमें देखना है कि कौन सा लेवल ऑफ डबली आयनाइज्ड लिथियम का हैज द सेम एनर्जी एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। मतलब 13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, और किस लेवल का जो एनर्जी है लिथियम का वो सेम होगा, इसके बराबर होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -13.6 मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब जेड स्क्वायर, जेड कितना है? जेड है 3, तो 3 स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है एन का वैल्यू आ जाता है 3। ठीक है, एक बार एन का वैल्यू आ गया उसके बाद हमें रेशियो ऑफ रेडियस निकालना है। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। तो इसका मतलब r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर बाय z1 इंटू z2 बाय n2 स्क्वायर। अब n1 स्क्वायर, n1 जो है हमारा यहाँ पे R1 जो है वो हाइड्रोजन है और R2 जो है वो Li2+ है, क्योंकि रेशियो किसका पूछ रहा है? रेशियो ऑफ, अच्छा रेशियो पहले ठीक है, R1 को ले लेते हैं लिथियम। तो R1 जो है वो लिथियम है और R2 जो है वो हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब कि N1 का जो वैल्यू है, N1 का वैल्यू है वो है 3 और N2 का वैल्यू है 1 और Z1 का वैल्यू है 3 और Z2 का वैल्यू है 1। तो इसका मतलब यहां से अगर मैं n1 स्क्वायर बाय z1 लिखूंगा तो ये बन जाएगा फाइंड द रेशियो ऑफ टू रेडियाई ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स। हाँ, मतलब इसका फर्स्ट ऑर्बिट और उसका थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो यहां से हम लोग को मिलेगा n1 स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय z1 दैट इज 3 इंटू z2 इज 1, n2 इज 1। तो यहां से आंसर मिल जाएगा 3। तो रेशियो ऑफ रेडियस क्या आ जाएगा लिथियम और हाइड्रोजन का ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्बिट्स 3 आ जाएगा। ओके,
obtain a relation between the frequencies of k alpha, k beta and l alpha lines for a target material. तो basically these are the characteristic x-rays. ये characteristic x-rays है और हमें पता है कि जो एक्सरे का एनर्जी होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का, दैट इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स. तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है और इसका एनर्जी होता है द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स. तो सपोज ये हम लोग तीन लाइन बना रहे हैं, दिस इज के, दिस इज एल एंड दिस इज एम. तो ई के अल्फा जो है वो कितना हो जाएगा, ई एल माइनस ई के. ठीक है, और के बीटा कितना हो जाएगा, ई एम माइनस ई के. और एल अल्फा कितना हो जाएगा, ई एम माइनस ई एल. और हमें यह भी पता है कि एनर्जी डिफरेंस जो है वो एच सी बाय लैम्डा होगा, क्योंकि फोटोन का एनर्जी इज एच सी बाय लैम्डा या फिर एच एफ. तो यहां पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ई एम माइनस ई के इज इक्वल टू ई एम माइनस ई एल प्लस ई एल माइनस ई के. माइनस माइनस कैंसिल होने से यही आ जाएगा. बट ये जो है ये के अल्फा लाइन का एनर्जी है, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं. यहाँ पे देखो, ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ के अल्फा, के बीटा एंड एल अल्फा. तो अगर हम लोग इसको बोल दे h इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो ये ई एम माइनस ई के मतलब ये के बीटा लाइन है, तो एफ के बीटा इज इक्वल टू ई एम माइनस ई एल. ई एम माइनस ई एल मतलब एल अल्फा लाइन है, तो यहाँ पे h मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ एल अल्फा. और ई एल माइनस ई के को क्या लिख सकते हैं, ये है के अल्फा लाइन, तो इसको हम लोग लिख देंगे h मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा. h कैंसिल हो जाता है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ के बीटा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ एल अल्फा लाइन. In this question, it is given that a 20 kilo electron volt energy electron is brought to rest in an X-ray tube by undergoing two successive Bremsstrahlung events, thus emitting two photons. तो ये एक 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन है और ये पूरा एनर्जी लूज कर रहा है टू कन्वर्ट इट इनटू एक्सरे फोटोन. लेकिन इससे एक एक्सरे फोटोन नहीं बन रहा है बल्कि दो एक्सरे फोटोन बन रहा है. ठीक है, तो दो एक्सरे फोटोन बन रहा है. जो पहला है उसका वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो दूसरे का वेवलेंथ जो है वो इतना टाइम्स ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट एमिटेड फोटोन, मतलब लैम्डा प्लस 130 पिकोमीटर. तो ये लैम्डा अगर पिकोमीटर में है, ये भी पिकोमीटर में. ठीक है, तो अब 20,000 जो टोटल एनर्जी है फोटॉन्स का, 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, दिस हैज टू बी इक्वल टू एच सी. एच सी को क्या लिख सकते हैं, 1240 इंटू 10 क्यूब, ये पिकोमीटर में मैं लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1240 इंटू 10 क्यूब डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 130. ओके, व्हेन यू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करने से हम लोग को मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 87 पिकोमीटर. ठीक है, तो लैम्डा 2 कितना हो जाएगा, 217 पिकोमीटर. ठीक है, तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द टू फोटॉन्स. तो पहला फोटोन है 87 पिकोमीटर और दूसरा वेवलेंथ हो जाएगा 217 पिकोमीटर. फिगर शोज के अल्फा एंड के बीटा एक्स-रेज along with continuous x-ray. तो यहाँ पे हमारे पास के अल्फा और के बीटा एक्स-रेज है और साथ में कंटिन्यूअस एक्स-रेज भी है. ठीक है, तो ये पूरा फिगर है जिसमें कंटिन्यूअस एक्स-रे और दो कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे दिया हुआ है. देन फाइंड द एनर्जी ऑफ एल अल्फा एक्स-रे यूजिंग दिस. Hc इज इक्वल टू 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम. ओके, तो यहाँ पे हमें के अल्फा का के अल्फा हमें पता है, के अल्फा जो है उसका एनर्जी कम होगा के बीटा से, तो उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा. तो ये के अल्फा लाइन है. ठीक है, और ये के बीटा लाइन है. तो के अल्फा का वेवलेंथ हमें दिया हुआ है 2 एंगस्ट्रॉम. तो के अल्फा का एनर्जी कितना होगा, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, दैट इज 12420 डिवाइडेड बाय 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, तो यहां से हम लोग को मिलेगा E इज इक्वल टू 6
6210 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये के अल्फा का एनर्जी है। के बीटा का एनर्जी कितना होगा, तो उसके लिए 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, तो के बीटा का एनर्जी होगा 12420 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज इक्वल टू 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया के बीटा का एनर्जी और ये हो गया के अल्फा का एनर्जी। अब एनर्जी ऑफ के बीटा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ के अल्फा प्लस एनर्जी ऑफ एल अल्फा, क्योंकि ये जो एनर्जी है यहां से यहां तक, ये क्या होगा, इन दोनों का एनर्जी प्लस इन दोनों का एनर्जी, मतलब ये एनर्जी डिफरेंस प्लस ये एनर्जी डिफरेंस, मतलब कि के बीटा इज एल अल्फा प्लस के अल्फा। ठीक है, अब हमें के बीटा पता है, के अल्फा पता है, तो एल अल्फा भी मिल जाएगा। तो एनर्जी ऑफ एल अल्फा will be equal to energy of k beta, that is 12420 minus energy of k alpha, that is 6210, and that will come out to be 6210 only। ठीक है, तो यहां से हमने एनर्जी ऑफ एल अल्फा निकाल लिया। तो यही हमें पूछा था, फाइंड द एनर्जी ऑफ एल अल्फा एक्स-रे। In this question, it is given that photoelectrons are emitted when 400 nanometer radiation is incident on a surface of work function 1.9 electron volt. So, photoelectrons are emitted when radiation of 400 nanometer is incident on a surface whose work function is 1.9 electron volt. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एनर्जी निकाल लेते हैं। एनर्जी हो जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वैल्यू आ जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन अगर लगाएंगे तो वहां से हमें के मैक्स का वैल्यू मिलेगा। के मैक्स इज इक्वल टू 5 ई माइनस 5। अब E का वैल्यू है 3.1, फाई का वैल्यू है 1.9, तो ये बन जाएगा 3.1 माइनस 1.9 एंड दैट इज इक्वल टू 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से हमें के मैक्स मिल गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, इट इज पासिंग थ्रू अ रीजन कंटेनिंग अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है डबली आयनाइज्ड हीलियम। तो अल्फा पार्टिकल इज डबली आयनाइज्ड हीलियम। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन से ये कंबाइन होता है तो ये बनता है सिंगली आयनाइज्ड हीलियम। अब सिंगली आयनाइज्ड हीलियम इज अ हाइड्रोजन लाइक एटम। ठीक है, ओके। डबली आयनाइज्ड हीलियम में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, वो सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस होता है। ओके, अब मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन, मतलब जो मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन जिसका एनर्जी 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो कंबाइन हो रहा है अल्फा पार्टिकल के साथ टू फॉर्म अ He+ आयन। ठीक है, एंड एमिटिंग अ सिंगल फोटोन इन दिस प्रोसेस। तो उसी प्रोसेस में इट इज एमिटिंग अ सिंगल फोटोन। तो क्या हो रहा है कि तो अगर सिंगल फोटोन एमिट हो रहा है इस प्रोसेस में, और फिर दिया है He+ आयन thus formed are in their fourth excited state, the He+ आयन thus formed are in their fourth excited state, इसका मतलब n equal to 5। तो n equal to 5 का जो एनर्जी होता है, पहले वो हम लोग निकाल लेते हैं। वो हो जाएगा -13.6 इंटू Z² / n²। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू -13.6 बाय 25। हमें ये पहले से ही पता है कि 0.54 होता है। ठीक है, और यहां से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगा n इज इक्वल टू 5 का जो एनर्जी आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के पास ये एनर्जी है। ठीक है, और जो फोर्थ एक्साइटेड स्टेट या n इक्वल टू 5 है, उस पे जाने के लिए इतना एनर्जी, मतलब वो जाने से इतना एनर्जी और रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी जो एमिट होगा, क्योंकि एक ही फोटोन एमिट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन सारा का सारा वहां पे पहुंच गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी हैज कन्वर्टेड टू फोटोन एनर्जी। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ emitted photon is equal to 2.2 electron volt plus
1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल इतना एनर्जी रिलीज होगा जब एक He+ आयन बन जाएगा He2+ आयन से, और वो जो कि फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में होगा। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन बन के निकल के आएगा जब He+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वो डीएक्साइट भी तो होगा, तो ये जो माइनस यहां पे जो एनर्जी है N1 2 3 4 5, यहां पे इसका एनर्जी है -2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अब वो डीएक्साइट होगा, तो वो जो डीएक्साइट होगा तो तुम 5 से 1 तक जा सकता है कहीं पे भी, ठीक है। तो उसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा लाइंस इसमें से 2 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहेगा, ठीक है। अब डेफिनेटली लाइमन सीरीज का लाइन तो 2 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो लाइमन सीरीज को नहीं करेंगे, बाल्मर सीरीज भी नहीं रहने वाला है, तो बाल्मर सीरीज भी एक बार छोड़ देते हैं। अब आते हैं पास्टियन सीरीज के लाइंस को देखते हैं। तो पहले 5 से 3 को देखेंगे, 5 से 4 को देखेंगे, और 4 से 3 को भी देखेंगे, ठीक है। तो पहले 4 से 3 को अगर देखें तो 4 से 3 में हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी डिफरेंस कितना होता है, 1 2 3 4। तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ पास्टियन सीरीज है। एनर्जी डिफरेंस 4 से 3 का होता है -13.6 डिवाइडेड बाय, तो -13.6 मल्टीप्लाइड बाय Z² इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1/4² माइनस 1/3², ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो एनर्जी आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.66 मल्टीप्लाइड बाय 4, एंड दैट विल बी इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे रेंज में है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन जो फोटोन एमिट हुआ है उसका रेंज 2 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तो 2 से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेंज है ये, ठीक है। तो ये आंसर होगा। अगर 4 से 5 की बात करें तो ये हो जाएगा -13.6 इंटू 4 इंटू 1/25 माइनस 1/16। इससे आंसर मिलेगा -1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रेंज में नहीं है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा है। और अगला हम लोग चेक करेंगे 5 से 3, तो इसमें आंसर होगा -13.6 इंटू 4 इंटू 1/25 माइनस 1/9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 0.97 मल्टीप्लाइड बाय 4। इससे आंसर आएगा 3.65, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूं, 3.64 लिख देते हैं, चलो ठीक है। या एक मिनट, 3.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा ये, ठीक है, जो कि रेंज में है। तो फाइनली हमारा आंसर जो बनेगा वो है फॉर्मेशन के समय या कॉम्बिनेशन के समय में एक फोटोन निकलेगा जो कि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, ओके, जो कि रेंज में है। और डी एक्साइटेशन के समय में बहुत सारे वेवलेंथ्स निकलेंगे, लेकिन हमारे रेंज में उसमें से होगा 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3.88 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सा वाला कॉम्बिनेशन मींस कौन सा वाला डी एक्साइटेशन है, 4 से 3, और 3.88 वाला 5 से 3। तो ये हो जाएगा 4 से 3 और ये हो जाएगा 5 से 3, ठीक है। 5 से 4 एक पॉसिबिलिटी था, लेकिन उसका एनर्जी जो है वो 2 से कम आ रहा है। तो फाइनल आंसर में हमारे पास 3 वेवलेंथ्स होगा, 3 फोटॉन्स होगा या 3 एनर्जी होगा। पहला वाला जो है वो कॉम्बिनेशन के वक्त आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा वाला डी एक्साइटेशन के वक्त वो की 4 से 3 और 5 से 3, 2 फोटॉन्स आएंगे उसमें, ठीक है। तो टोटल 3 फोटॉन होंगे, ओके। If you like my video, do hit the like button and share my work with your friends, your juniors, your seniors, and any other student who is preparing for JEE, NEET, and any other competitive exam. Also, subscribe to my channel and hit the bell icon so that you get notified whenever I upload my next video.